नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन, जिनके आंसर भी डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन में आने वाले टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को भी हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि ऑप्शन सही क्यों हुआ और गलत क्यों हुआ। अगर गलत हुआ तो क्यों इसको हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, या क्यों गलत हुआ उसकी कंडीशन क्या है। अगर कोई सवाल का ऑप्शन सही हो रहा है तो उसका लॉजिक क्या है और क्यों सही हो रहा है, तो डिटेल में डिस्कशन हम लोग करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि हम वीडियो डिस्कस करते हैं, वीडियो में पूरे क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चंस के पीडीएफ को ड्राइव पर अपलोड कर देते हैं और उनका लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। वहां से आप पेपर की सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर लेते हो, तो आसानी होती है आपको चीजों को समझने में। तो लेते हैं पहला सवाल, और क्वेश्चन पहला जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले चैप्टर यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में जब हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़ते हैं तो वहां से आया है क्वेश्चन। थोड़ा आप इमेजिन करिए कि क्या होती है व्यक्तिगत विभिन्नताएं और इसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, तो क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। क्वेश्चन पहला है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि दो बच्चे हैं और कोई एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उन दोनों बच्चों के द्वारा एक ही पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसका मीनिंग कुछ और निकालते हैं। तो चार कंडीशन है। पहला ऑप्शन है संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। दूसरा है ऑप्शन संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। तीसरा ऑप्शन है संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विविध विधियों से प्रभावित करते हैं। चौथा ऑप्शन है संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। कितना आसान सा सवाल है। कोई दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनके सीखने के तरीके, उनके सोचने के तरीके, चिंतन करने के तरीके, सब कुछ, डिसीजन लेने के तरीके, रुचि, प्रयास, क्षमताएं, ये सब कुछ, चाहे एक ही माता पिता की दो जुड़वा संतान क्यों ना हो, लेकिन उनके सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसलिए यहाँ सही ऑप्शन थर्ड है, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण और विभिन्न विधियों से प्रभावित हो सकने वाली प्रक्रिया है। इसमें और तीन ऑप्शन दिए हैं। पहला है संभव नहीं है, कि ऐसा संभव ही नहीं तो ऐसी बात नहीं होती है। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, तो ये बात सही नहीं हो सकती है। चौथा ऑप्शन है संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं। आपको पता है अधिगम का आशय क्या है। अधिगम का आशय है मीनिंगफुल लर्निंग, यानी अर्थपूर्ण सीखना। व्यवहार का स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया सामाजिक और सक्रिय प्रकार से चलने वाली प्रक्रिया। आप नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 15 में भी पढ़ते हो, और चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर 88 पर भी पढ़ते हो कि सीखने की प्रक्रिया सामाजिक संबंधों के ताने बाने में लगातार चलती रहती है। तो ध्यान रहे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन दूसरा जो है वो लिखा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश डैश और डैश डैश है। पहला ऑप्शन सक्रिय कॉमा सामाजिक, दूसरा निष्क्रिय सरल, तीसरा है निष्क्रिय सामाजिक, और चौथा सक्रिय और सरल। कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन जिन लोगों ने नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क को अच्छे से नहीं पढ़ा है। जिन लोगों ने राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़े हैं, उनको ये क्वेश्चन मुश्किल में डाल सकता है। हमारी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ये बताता है कि सीखने की प्रक्रिया सरल है, सक्रिय है, सामाजिक है, प्लस उसमें जो है व्यवहार के स्थायी परिवर्तन होते हैं। तो ध्यान रहे ये इस क्वेश्चन के आधार पर कि अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। पहला ऑप्शन सक्रिय और सामाजिक,
क्यों? सीखने की प्रक्रिया सामाजिक संबंधों के ताने बाने में लगातार चलती रहती है। तो ध्यान रहे, जो सीखने की प्रक्रिया है वो सामाजिक संबंधों के ताने बाने में चलती, तो समाज का होना जरूरी है। वाइगोस्की कहते हैं, पियाजे कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड का होना जरूरी है। वाइगोस्की कहते हैं सोशलिज्म या सोसाइटी कंपलसरी फैक्टर है लर्निंग प्रोसेस के लिए। तो सक्रिय मतलब बच्चा खोज के द्वारा सीखता है। बच्चे जन्म से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और अपने भौतिक वातावरण या अपने आसपास के वातावरण से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। तो ध्यान रहे, यहां सही ऑप्शन हो गया सक्रिय और सामाजिक। दूसरा ऑप्शन है निष्क्रिय और सरल। तो निष्क्रिय सीखने की प्रक्रिया नहीं है कि आप पढ़े रहें और अधिगम हो जाएगा, ये संभव नहीं है। निष्क्रिय सामाजिक ये भी सही नहीं है। और सक्रिय सरल ये ऑप्शन थोड़ा अच्छा था। सक्रिय तो है लेकिन सरल नहीं। अधिगम प्रक्रिया सरल तब है जब तुम्हारे कंफर्ट के आधार पर हो, तुम्हारे अनुभवों को महत्व मिल रहा हो, या तुम्हारे पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, या पहले ज्ञान से नए ज्ञान, या ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाने की प्रक्रिया हो, या सरल से तब सरल होगा। वरना बहुत जटिल है, जिसको नाव चलाना नहीं आता वो नाव नहीं चला पाएगा, जिसको ट्रक चलाना नहीं आता वो नहीं चला पाएगा। तो अधिगम सरल तब है जब हमारे अनुकूल हो जाए, वरना बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो ध्यान रहे, ये चौथा ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। अब देखिए, रिवार्ड देना अच्छा है, मोटिवेट करता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन की तरह है, लेकिन रिवार्ड की प्रॉपर फिलॉसफी होती है। कितना दिया जाए, कब दिया जाए और कैसे दिया जाए। अब रिवार्ड देना है, सपोज दैट किसी को बंद कमरे में दे दिया जाए तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उसको सार्वजनिक तरीके से दिया जाए तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। रिवार्ड की चौथी मंजिल से कूदना है और 1 रुपये मिलेगा, तो ये कोई रिवार्ड, उसकी मात्रा बहुत घट गई तो वो प्रभावी नहीं होगा। तो अधिगम प्रक्रिया या स्वतंत्र रूप से चिंतन सिखाने के लिए या बच्चे को तैयार करने के लिए रिवार्ड एक या पुरस्कार कोई बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को सिखाना कि वे किस प्रकार अपने अधिगम को अनुवीक्षण कर सकते हैं। अनुवीक्षण करने का मतलब यहां है कि उसको मॉनिटर करना, कि अपनी लर्निंग प्रोसेस को कैसे मॉनिटर करें। हम जाने कि हमें कोई सवाल कैसे सॉल्व करना है, या हमें मैथमेटिक्स, साइंस और लैंग्वेज को कैसे तैयार करना है, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम कैसे मॉनिटर करें लर्निंग प्रोसेस के अंदर। या हमें खाना बनाना है तो हमें किन किन चीजों को ध्यान में रख के काम करना होगा। तो दूसरा ऑप्शन अच्छा लग रहा है कि विद्यार्थी को यह सिखाना कि वो लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर कैसे करता है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। अब छोटे छोटे खंडों में हमें सीखना है या ग्रुप में सीखना है, ये मॉनिटर का ही हिस्सा है। चौथा ऑप्शन है, यह संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण यानी रिकॉल करने में सरल हो। तो ध्यान देने वाली बात यहां पर बच्चे है कि यहां सेकंड ऑप्शन राइट होगा। हम बच्चों को यह सिखाएं कि वो अपने लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर कैसे करें। हमें ये पता चल जाए कि हमें कोई कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें, 1 साल करें, 6 महीने करें या 3 दिन करके हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अपनी लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करने को तैयार या सिखा देना या गाइड कर देना, ये स्वतंत्र तरीके से चिंतन करने को बढ़ावा देने से संबंधित हो सकता है। अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उनके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें वे, कोई टीचर है जो ये चाहती है कि बच्चे के अंदर एबिलिटी आ जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की। पहला ऑप्शन है बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्त्रीकृत कार्य पत्रक देना, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले प्रैक्टिस पेपर कराना। दूसरा, प्रत्यय स्मरण रटना और समझाना, यानी रिकॉल या मेमोराइजेशन एंड कंप्रहेंशन लेवल पर ले जाना।
थर्ड है ड्रिल एवं अभ्यास, प्रैक्टिस एंड ड्रिल कराई जाए। ड्रिल का मतलब किसी चीज को बार बार रिपीट किया जाए। और चौथा है पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। अगर इन सब चीजों की तरफ बच्चों को तैयार किया जाता है, इन चीजों के लिए उनको अभ्यास कराया जाता है, तो उनके अंदर ये क्षमता आएगी कि वो किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इससे उनके अंदर क्वालिटी बिल्डअप होगी कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को हम सलूशन निकालने के लिए हाइपोथेसिस कैसे बनाएं, डेटा कैसे कलेक्ट करें और डेटा कलेक्शन के बाद उसको एनालाइज कैसे करें और जर्नलाइज कैसे करें, ये एबिलिटी बच्चों के अंदर डेवलप हो जाएगी। तो ध्यान रहे, अगर कोई टीचर ऐसा करना चाहता है तो वो पूछना यानी उनसे पूछे, आस्किंग, उनको लॉजिकल लेवल पर तर्क करने की क्षमता का विकास करे और डिसीजन मेकिंग बनाए, तो बच्चों के अंदर ऐसी क्षमता का विकास होगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 है कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। एक बच्चे ने टीचर से कहा, थोड़ा समझा देते हैं लॉजिक आपको। एक बच्चे ने टीचर से कहा कि प्लांट को सरवाइव करने के लिए रॉ मटेरियल का होना कंपलसरी है। टीचर ने उस बच्चे से कहा कि तुम अपने क्लास या घर में मनी प्लांट को ऑब्जर्व करो जो बॉटल में लगाया गया है, उसका पानी बदलते रहो 10 दिन तक और ऑब्जर्व करो क्या वो सरवाइव करता है। बच्चे को पता चल गया कि रॉ मटेरियल मिले, भले वो सॉइल से मिले या लिक्विड फॉर्म में मिले, यानी प्लांट को सरवाइव करने के लिए सॉइल का होना कंपलसरी नहीं है, रॉ मटेरियल उसको मिलता चला जाए ताकि वो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से करे। एक और एग्जांपल देते हैं। एक टीचर ने बच्चे को खाली कांच का ग्लास दिखाते हुए कहा क्या इसमें हवा है। सारे बच्चे एक स्वर में बोलते हैं हाँ हवा है। ग्लास को उल्टा करता है और पूछता है क्या बच्चों इसमें हवा है, तो कुछ बच्चे कहते हैं गिर गई, कुछ कहते हैं पहले ही कहां थी, खाली था ग्लास, और कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। टीचर को तुरंत पता चल जाता है कि बच्चों के जो कॉन्सेप्ट हैं लिक्विड और सॉलिड पर तो हैं, लेकिन गैस के ऊपर इनके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है। यानी बच्चों की भोली अवधारणाएं टीचर को बताती हैं कि टीचर पढ़ाए कैसे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अक्सर टीचर अपने आप को मास्टर समझता है और कहता है कि हम इंफॉर्मेशन या नॉलेज को कन्वे करेंगे और बच्चे एज ए कंज्यूमर इसको क्या कर लें, डाइजेस्ट कर लें। सीखने सिखाने की प्रक्रिया परस्पर होती है। हम बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हम उसे कंज्यूमर या उपभोक्ता न समझें, हम उसे एक एक्टिव लर्नर की तरह ले तो सीखने की प्रक्रियाएं अच्छी होंगी। क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। पहला ऑप्शन है शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उनका कार्यभार बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक के लिए किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। और तीसरा ऑप्शन है शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। और चौथा ऑप्शन है शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। अब देखिए कितना आसान सवाल है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप आंसर करते रहेंगे तो आपका अपना नॉलेज रिवीजन होता चला जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट होगा कि शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक यानी टीचिंग को मीनिंगफुल करना हो और लर्निंग को इजी करना हो या टीचिंग को इफेक्टिव करना हो तो बच्चों की भोली अवधारणाओं को टीचर को क्या करेगा, अपने टीचिंग मेथड को इंप्लीमेंट करने, अपने नॉलेज को कन्वे करने में हेल्प करेगा। थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। कंडीशन यहां दी गई है, पॉइंट ए दिया गया है विद्यार्थी का उत्प्रेरण यानी मोटिवेशन ऑफ लर्नर। बी पॉइंट है विद्यार्थी की परिपक्वता, मैच्योरेशन ऑफ द लर्नर। सी पॉइंट है शिक्षण युक्तियां, टीचिंग स्ट्रेटजी। और डी पॉइंट है फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर। तो यहां क्वेश्चन है कि कौन से तत्व लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करेंगे या इफेक्ट डालेंगे। तो ये चारों पॉइंट ऐसे हैं, अगर आपको इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले तो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, अगर आप मैच्योर हैं तो चीजों को आसानी से सीखेंगे। टीचिंग स्ट्रेटजी या टेक्निक्स भी लर्निंग को एनहेंस करती हैं। और शारीरिक यानी फिजिकल और इमोशनल संवेगात्मक स्वास्थ्य, आपका जो
हेल्थ है लर्निंग को बोर्डम कर देगा। अगर आपको थकान है तो पहले की ऑफ लर्निंग हो जाएगा, और अगर आप थके नहीं हैं, हेल्दी हैं, प्रॉपर नींद लिए हैं, भूख भी नहीं लगी है, तो आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी। तो यहां सही ऑप्शन होगा पहला, ए बी सी डी चारों ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है मीनिंगफुल लर्निंग इज सार्थक अधिगम है। पॉइंट नंबर ए, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचर्य। दूसरा है वयस्कों और अधिक सक्षम व्यक्तियों का अनुकरण। तीसरा है दी गई सूचनाओं का निष्क्रिय ग्रहण। और डी पॉइंट है यानी फोर्थ ऑप्शन है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। आपको पता है कि पूरी की पूरी एजुकेशन साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच या प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम इस बात को डिफाइन करता है कि प्रत्येक बच्चे को एजुकेशन इतना सक्षम बनाए कि वो क्रिएशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के निर्माण की तरफ जा सके। तो सार्थक या मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि घड़ी के पेंडुलम की तरह 24 घंटे हिलते जा रहे हो लेकिन पहुंचे कहां, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर आप डी जीरो कर देते हो तो डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, यानी आपने कुछ काम ही नहीं किया। जैसे सपोज दैट किसी समुद्र में आपकी नाव पड़ी हुई है और आप क्या करते हो, पूरी रात नाव के चप्पुओं को चलाते चले गए इस उम्मीद के साथ कि हम उस छोर पे पहुंच गए होंगे या एक किनारे पर चले गए होंगे, लेकिन जब सुबह हुई तो मुड़कर देखा नाव बंधी हुई थी। अब क्या हुआ, ये मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हुई, सार्थक अधिगम नहीं हुआ। सार्थक अधिगम का मतलब है कि क्रिएशन ऑफ नॉलेज, आपके अंदर ये क्षमता है कि आप डिसीजन ले सको, आपके अंदर ये क्षमता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो, आपके अंदर ये चीजें डेवलप हो जाएं कि वो किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन को एनालाइज करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाए। तो फोर्थ ऑप्शन सही है, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण मीनिंगफुल लर्निंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। यहां ध्यान रहे नॉट करेक्ट पूछा गया, which one of the following is not one of the primary task of a teacher for effective student learning। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, इंफॉर्मेशन देना उद्देश्य नहीं होता। दूसरा है विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ प्रभावशाली अधिगम इफेक्टिव लर्निंग की बात हो रही है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। देखिए नहीं पूछा गया, इफेक्टिव लर्निंग का पैरामीटर क्या नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देखें और सुधारें। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका सही ऑप्शन थर्ड है कि विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। तो टीचर अगर केवल प्रश्नों के उत्तरों की अपेक्षा करेगा, हर एक प्रश्न के उत्तर की, तो यहां प्रभावशाली अधिगम की बात नहीं, रट्टिफिकेशन की बात हो जाएगी। जो रट रखा है आंख बंद करके सुना देगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा ऑप्शन सही है। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये लर्निंग प्रिंसिपल को डिफाइन, लर्निंग प्रिंसिपल से रिलेटेड है। अगर आपने लर्निंग प्रिंसिपल सही से पढ़े हैं तो आप आसानी से चीजें करेंगे। क्वेश्चन है विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, कई प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं जो बाल विकास की प्रक्रिया को साइंटिफिकली डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा विकास वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बीच सतत अननोन क्रिया, यानी एक ऐसा फिनोमिना है जो कंटिन्यूअस इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी के बीच, आपने वाटसन का फार्मूला पढ़ा P = H × E, यानी क्या होता है
हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बीच जो गुणनफल है वही कंप्लीट डेवलपमेंट है। थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है और फिर भी बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती, ये भी सही है। दुनिया का कोई ऐसा चाइल्ड नहीं है जो डेवलपमेंट की प्रोसेस गैस्ट्रेशन है, इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, एडल्टहुड है और वृद्धावस्था और डेथ, ये बेसिक स्टेजेज हैं डेवलपमेंट की, जहां से वो प्रत्येक एवरी चाइल्ड होकर निकलता है। तो ये 3 ऑप्शन एकदम सही लग रहे हैं। चौथा ऑप्शन, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन किया जा सकता। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रोसेस है, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों से गुजरता है, तो इसका ठीक ठीक मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईमानदारी का सही सही मेजरमेंट करना संभव नहीं है। 400 रुपए रखे हैं, किसी ने नहीं उठाए, 499 रुपए रखे हैं, नहीं उठाए, और 500 रुपए रखे हैं तो उठा लिए। ये ईमानदारी, ऑनेस्टी। अब कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे क्लियरली कि 499.9999% ईमानदार है और 0.01% बेईमान है। 500 उठाए ना, 400, 450, 499 इतने नहीं उठाए जब 500 का नोट था, तो इसलिए क्लियर कट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। पूछा गया था कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन अगला है, 10 नंबर सवाल है, डैश डैश तथा डैश डैश की विशिष्ट अननोन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों में से एक हो सकता है। पहला ऑप्शन है चुनौतियां सीमाएं, दूसरा है वंशानुक्रम पर्यावरण, तीसरा है स्थिरता और परिवर्तन, चौथा है खोज और पोषण। बहुत सरल सवाल है। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की विशिष्ट अननोन क्रिया का परिणाम विकास है, जो विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो यहां पर क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा ऑप्शन। इसमें कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है, फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट में आप लिखेंगे, हम उन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सोशलाइजेशन के 2 पैरामीटर हैं, या तो सोसाइटी की डाइवर्सिटी पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और या सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो जाना सोशलाइजेशन कहलाता है। तो विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। पहला, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। स्कूल समाज का लघु रूप होते हैं और यहाँ फॉर्मल तरीके से सोशलाइजेशन बिल्डअप होता है। सेकेंडरी एजेंसी के रूप में काम करते हैं विद्यालय और पास पड़ोस। दूसरा ऑप्शन है सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। तीसरा, सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती। चौथा ऑप्शन है विद्यालय सामाजिकरण का मुख्य कारक है। तो सही ऑप्शन 11 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 12 जीन पियाजे मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एक पहले बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 20 साल की उम्र में एंटोमोलॉजी में पीएचडी कर लिया था और बताया था कि लर्निंग प्रोसेस मेंटल डेवलपमेंट पर बेस्ड है, यानी बौद्धिक विकास ही बालक का लर्निंग प्रोसेस को आगे ले जाता है। और इन्होंने चरणबद्ध तरीके से बताया कि बालक की सीखने की प्रक्रिया खोज यानी इन्वेंशन पर बेस्ड होती है। जब वो फिजिकल वर्ल्ड से इंटरेक्शन करता है, ऑपरेशनल एक्टिविटी करता है, तो उसके अंदर धीरे धीरे कंप्लीट कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। क्वेश्चन है 12 नंबर सवाल कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। 4 चरण है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो कह रहे चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, झूठ बात है। चरणबद्ध तरीके से होता है। दूसरा ऑप्शन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए गए। हमने अभी 4 चरण बताए, यहाँ 5, तो ऑप्शन कैसे सही होगा। ऑप्शन थर्ड है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन। 4th नंबर ऑप्शन है, बच्चों के सांस्कृतिक आधार पर इन चरणों के क्रम को बदला जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो जिस संस्कृति कल्चर से आया हो, वो उसी सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल 2 से
7 साल और 7 से 11 साल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और 11 से 15 साल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है 3 नंबर। अगले सवाल की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर सवाल है। ये भी क्वेश्चन जीन पियाजे के जो कॉन्सेप्ट थे, स्कीम, स्कीमा, कंजर्वेशन, इक्विलिब्रिएशन, इनसे संबंधित है। क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर सवाल है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण यानी कंजर्वेशन के प्रत्येक से तात्पर्य है कि। अब यहां ऑप्शन पहला है वन्य जीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। तीसरा ऑप्शन है परिकल्पना पर विविध परीक्षण से सही निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। थोड़ा समझिए कंजर्वेशन या संरक्षण होता क्या है। पियाजे ने कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए या मेंटल डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए कई सब टॉपिक्स का प्रयोग किया, कई सब कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया है। उसमें जब आप कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जाओगे 7 से 11 वर्ष की एज में बच्चे के, तो यहां पर क्या होता है, कंजर्वेशन, रिलेशन और क्लासिफिकेशन 3 टर्मिनोलॉजी आती है। यानी कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग की जब क्षमता बच्चे के अंदर आती है तो वस्तुओं की लंबाई, वजन कुछ भी हो जाए, लेकिन इस आधार पर बच्चा अगर वर्गीकृत कर लेता है, कलर के आधार पर, वजन के आधार पर, लंबाई के आधार, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंजर्वेशन या संरक्षण कहते हैं। तो 13 नंबर सवाल का सही ऑप्शन होगा दूसरा, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। अब यहां पर बच्चा क्या है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन कैपेसिटी आ गई, क्योंकि कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग है, इसलिए दूसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हार्वर्ड गार्डनर, एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे हार्वर्ड गार्डनर, जिनका मानना था कि बुद्धि जो है कई सारे सेगमेंट से मिलकर बनी है और वो सेगमेंट प्रत्येक बच्चे के माइंड में पाए जाते हैं। किसी एक सेगमेंट की एक्सेस की वजह से, अधिकता की वजह से वो बच्चा उस क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड होता है। तो इस अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करें, तो 7 सेगमेंट पहले बताए गए थे, फिर 8 सेगमेंट की चर्चा हुई, फिर 9 सेगमेंट वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पर 9 सेगमेंट पर डिस्कस होता है। अगर हम हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को थोड़ा बताएं तो 8 सेगमेंट इन्होंने, पहला लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दूसरा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तीसरा इन्होंने म्यूजिकल इंटेलिजेंस, फिर बताया था काइनेटिक इंटेलिजेंस, फिर बताया था इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, फिर बताया था इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, फिर बताया था नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस, और ऐसे 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था। और कहा था जो बुद्धि अधिक है, सपोज दैट मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा है, तो व्यक्ति साइंटिस्ट हो जाएगा, मैथमेटिशियन हो जाएगा। हमने कई बार पढ़ाया, वीडियो भी जाओगे तो देखोगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी में मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क का वीडियो पढ़ा है। क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला पॉइंट ए है संगीतात्मक, उसके सामने लिखा है चिकित्सक। बी पॉइंट है भाषिक, लिखा है कवि। तीसरा अंतर व्यक्तिक यानी इंटरपर्सनल, और उसके सामने लिखा है खिलाड़ी। डी पॉइंट स्थानिक यानी स्पेशियल, और उसके सामने लिखा है वायलिन वादक। और उधर बी पॉइंट में 5 नंबर लिखा मूर्तिकार यानी स्कल्पचरर। तो यहां पर ध्यान रहे कि इनको आपको मैच करना है। तो सीधा तरीका है संगीतात्मक बुद्धि किसके अंदर आएगी? जो वायलिन बजा लेता है और वादक गाना गा लेता है। गीतकार, संगीतकार क्या होता है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस। भाषिक बुद्धि यानी लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, पोएट हो जाएगा, कवि हो जाएगा। खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, मदपान, ये दाबे ना दबे जाने सकल जहां। यानी ये शब्द तितर बितर पड़े हुए थे, और जिसके अंदर लैंग्विस्टिक बुद्धि थी उसने सिस्टमेटिक कर दिया, और एक शायरी बन गया, एक दोहा बन गया कि खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीत, मदपान, ये दावे ना दबे जाने सकल जहान। क्लियर हो गया। अब अंतर व्यक्तिगत बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जो दूसरे के संवेगों को समझने की क्षमता रखता हो। अब यहां पर चिकित्सक, यहां होना चाहिए था काउंसलर यानी परामर्शदाता, लेकिन ऑप्शन बनाया चिकित्सक। चिकित्सक क्या करता है? तुम्हारे भावों और संवेगों को समझ लेता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो कि
सीने में जलन पड़ रही, आग जल रही है या गुड़गुड़ाहट हो रही है, तो वो समझ जाता है कि क्या इन्फेक्शन हुआ है। तो दूसरे के संवेगों और भावों को समझने वाला क्या कहलाता है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें पॉलिटिशियन आते हैं, चिकित्सक आते हैं, यानी तुम्हारे काउंसलर आते हैं, स्पिरिचुअल लीडर आते हैं, टीचर भी आता है जो दूसरे के इमोशंस को समझ लेता हो, और लास्ट स्पेशियल इंटेलिजेंस यानी स्पेस के अरेंजमेंट को या डेकोरेट करने की पोटेंशियल हो। ऐसे लोग मूर्तिकार होते हैं। गणेश जी की मूर्ति चाहे कमरे भर की ले लो, चाहे छोटी से ले लो, उसमें भी लड्डू होगा, चूहा होगा और जो छोटी छोटी चीजें। तो स्पेस का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करने का पोटेंशियल इसके अंदर होता है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन का सही है। हम क्वेश्चन नंबर 15 वाइगोस्की, जिन्होंने सोशियो कल्चर कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल दिया था, वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे की लर्निंग प्रोसेस या कॉग्निटिव डेवलपमेंट 3 फैक्टर पर बेस्ड है, यानी सोसाइटी, लैंग्वेज और आउटडोर गेम की बात की थी। क्वेश्चन है 15 नंबर, वाइगोस्की के अनुसार पहला ऑप्शन है वयस्कों और विद्यार्थियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। दूसरा, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। बिल्कुल सही, वाइगोस्की का मानना था बिना भाषा के चिंतन नहीं होता, और चिंतन हमारी मूल भाषा में। मैंने कई बार बताया है कि आप अंग्रेजी में सपने नहीं देख सकते, चाहे जितनी अंग्रेजी आपने पढ़ी है और लखनऊ या उत्तर प्रदेश के रहने वाले, क्योंकि आप अपनी मदर टंग में क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं, सोचते हैं। तो यहां पर बिना भाषा के चिंतन नहीं, और चिंतन हमारी अपनी भाषा में होता है, यानी भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। सही ऑप्शन है। तीसरा, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती, जबकि जबरदस्त अगर आपके आध्यात्मिक संस्कृति से हैं या पर्टिकुलर संस्कृति के हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। चौथा पॉइंट है इसका, ऑप्शन है बच्चे भाषा अर्जन एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। अब ये बात चामास्की ने कही थी, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते, क्योंकि उन्होंने बताया था LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिससे बच्चे के अंदर बर्थबॉर्न कैपेसिटी पाई जाती है कि वो लैंग्वेज का एक्विजिशन करता चला जाए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जो हाइपोथेटिकल मोरलिटी या मॉरल डिलीमा को डिफाइन करते हैं, और इन्होंने 11 कहानियों की सहायता लेकर हाइपोथेटिकल मोरलिटी को डिफाइन किया है। रियल मोरलिटी को इन्होंने इग्नोर किया, इसीलिए इसकी आलोचना होती है। क्वेश्चन है 16 नंबर, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। दूसरा है, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। कतई नहीं, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों को प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। और डी पॉइंट यानी फोर्थ ऑप्शन है, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल हो गया है। ऑप्शन फर्स्ट सही है, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया, ये बात सही है। कोहलबर्ग ने हाइपोथेटिकल मोरलिटी को डिफाइन करने के लिए नियमबद्ध नैतिकता की बात की है, और कहा है कि ये चरणों में होने वाली मॉरल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां पर बात आती है कि प्री कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज, ये ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा सोशल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज में बच्चा जाता है और वहां सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी के बिहाफ पर अपनी मोरलिटी को डिफाइन करते हैं। और चौथी कंडीशन, ये टॉप मोरलिटी पीरियड माना जाता है इसको, और ये पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज है। इसमें कहा जाता है हमारी ओन थिंकिंग या ओन डिसीजन हमारी मोरलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए यहां पर ये पहला ऑप्शन राइट होगा कि कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर का चयन नहीं किया। इंपॉर्टेंट रूल है, ये तीनों क्वेश्चन कॉग्निटिव साइकोलॉजी से पूछे
पूछे गए, पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 या नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। जिन लोगों ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पढ़ा है वो चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 80 पर जाएंगे हिंदी वाले एडिशन में, तो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में कुछ बातें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में पढ़ेंगे। पूछा गया अधिगम के आकलन को उजागर करता है। अधिगम के आकलन को उजागर करने की बात यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग ये चलती हुई क्लास में किया जाता, कितना सीख लिया और कितना और सीखने की जरूरत है इसलिए किया जाता असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने का जो अधिगम है या सीखने के लिए जो अधिगम है इस प्रोसेस को ये डिफाइन कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। ये बात सही नहीं है। मानक उत्तर अब पैरामीटर बना दिया गया, उस पैरामीटर को रटना पड़ेगा, यहां बच्चे की रटंत विद्या को बढ़ाने की बात हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन यानी परफॉर्मेंस का आकलन दूसरे के निष्पादन की तुलना में करता है। ये भी बात सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है तो शिक्षक विद्यार्थियों की थिंकिंग प्रोसेस के साथ साथ उसकी कंसेप्चुअल समझ यानी उसके संप्रत्यय या अवधारणाओं का निर्माण कैसे बच्चा कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 15 से पूछा गया है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है यानी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स। पहला पॉइंट है शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है बच्चों के अनुभव उनकी आवाज को प्रमुखता देना। यही लाइन लिखी गई है 15 नंबर पेज पर कि बच्चों के अनुभव और उनकी अभिव्यक्तियों को सक्रिय सहभागिता देना चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच या चाइल्ड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को डिफाइन करता है। दूसरा ऑप्शन राइट है। तीसरा है निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। और चौथा है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे होना। ये भी बात सही नहीं है। तो क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है दूसरा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी है पियाजे और वाइगोत्स्की की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता। हम एक लाइन में आपको बता देना चाहते हैं। पियाजे कहते हैं इगोसेंट्रिक अप्रोच होता है यानी बच्चे में चिंतन पहले आया और भाषा बाद में आई, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं बिना भाषा के चिंतन नहीं होता। यही इनकी कंपैरेटिव स्टडी है। पहला ऑप्शन है वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। बात सही नहीं है। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है यानी थिंकिंग पहले आती है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेता है। ऐसा नहीं सही है। चौथा ऑप्शन है दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। ये भी बात सही नहीं। एक लाइन आप समझ लीजिए, रट लीजिए, बहुत क्वेश्चन आता है कि पियाजे कहते हैं चिंतन पहले होता है और भाषा बाद में आती है। गलत बात है। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा पहले आती है और चिंतन बाद में आता। बिना भाषा के चिंतन नहीं होता और चिंतन हमारी मूल भाषा में। सही ऑप्शन दूसरा। लास्ट सवाल है 20 नंबर क्वेश्चन जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? तो पहला ऑप्शन है
लिंग समरूपता, दूसरा है लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, और तीसरा लड़की के लिंग की गलत पहचान, और चौथा है बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयां। सही ऑप्शन है दूसरा, जेंडर बायस्ड, जेंडर इशू वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी तुम लड़कों जैसा व्यवहार, क्या लड़कों का हक है केवल जिद करने का, लड़कियों को हक नहीं है? यहां जेंडर के बिहाफ पर वर्ग का डिस्क्रिमिनेशन क्या कहलाता है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहलाती है। तो ध्यान रहे, अगर चिल्लाने और जिद करने का हक लड़कों को है तो लड़कियों को। दादी ऐसा सोचती है तो उसकी सोच जो है वो रूढ़िबद्धता पर आधारित है। 20 नंबर सवाल का सेकंड ऑप्शन राइट है। तो बच्चों, हम लोगों ने पूरा डिटेल में 20 सवाल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हुई होंगी सारी चीजें। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे। बच्चों, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जो नए बच्चे हैं सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले, और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वीडियो की रीच मैक्सिमम हो और बच्चे भी अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।